अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा हैं राहत जबीं। किस्त नंबर 8। न जाने कितना वक्त गुजरा जब इरम उसके कमरे से बर्तन उठाने आई। वो बेड के साथ नीचे बैठा था। मैं समझी तुम सो गए हो। वो आगे आई। और ये क्या? उसकी नज़र कॉफ़ी के भरे मग पर गई। अगर पीनी नहीं थी तो बनवाई क्यों? वो चिढ़ गई। मुफ्त की मुलाजमा जो मिली है, देखूंगी सानिया भी तुम्हारे ऐसे नखरे। उसकी निगाह ठिठकी। मग के साथ रिंग पड़ी थी, सानिया की मंगनी की रिंग। नीचे बैठा उबैद। उसे कुछ गैर मामूली होने का एहसास हुआ। उबैद, ये क्या है? इरम ने रिंग उठाई। उसने कितनी मुश्किल से मुझे हासिल किया था, उसने कितनी आसानी से मुझे छोड़ दिया। उसकी सरसराती मध्यम आवाज़, शिकस्त खुर्दा लहजा। मत करो। सोच रहा हूँ। उबैद ने सर उठाकर इरम के हाथ में पकड़ी अंगूठी को देखा। उसने सिर्फ रिंग उतारी है या मुझे भी दिल से निकाल फेंका है? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? इरम खुद बेयकीन थी। सानिया कैसे मजबूर हो सकती है? वो किसी के प्रेशर में आने वाली नहीं थी। उसने मेरी खातिर क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, और अब एकदम से आकर मंगनी तोड़ दी। कोई मजाक है? उबैद के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। वो राबिया की बीमारी की वजह से परेशान है, मैं बात करती हूँ। मैंने उसे इतनी आवाज़ें दी, उसने मुड़कर नहीं देखा। कब से कॉल्स कर रहा हूँ, फ़ोन बंद करके बैठी है। कोई मसला था तो मुझसे बात करती, हम कोई हल ढूंढते। वो अकेले मुझे छोड़ने का फ़ैसला नहीं कर सकती। वो बिफर कर खड़ा हुआ। 2 ख़ानदानों में रिश्ता हुआ है, ऐसे नहीं टूट सकता। इरम ने हाथ में पकड़ी रिंग को देखा। क्या वो फ़रूख से शादी के लिए तैयार हो गई है? वो ये सवाल उबैद से करने की हिम्मत ना कर पाई। वो किस इत्मीनान और सुकून से बैठा भुट्टा खा रहा था, साथ मोबाइल पर किसी के साथ महवे गुफ्तगू था। सुहेल का दिमाग उलट गया। उसके घर में आग लगाकर खुद मज़े कर रहा था। कैसे बेहिस इंसान हो तुम? फ़रूख ने चौंक कर उसे देखा, साथ ही काल काट दी। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? वो भड़क कर चिल्लाया। मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ है भाई। अम्मा ने आपा को घर से निकाल दिया, तुमने क्या किया? खड़े मुंह देखते रहे। जाओ जाकर भाभी को लेकर आओ। मुझ पर इल्ज़ाम रखने की ज़रूरत नहीं है। उफ़, ये साफ को इंसान मिनटों में आईना सामने रख देते हैं। लो अपनी शक्ल भी देख लो, फिर हम पर इल्ज़ाम रखना। हाँ, मैं ले आऊँगा। फिर जो सलूक इस घर में राबिया के साथ होगा, अम्मा को जानते नहीं हो, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल जाए तो पागल हो जाती हैं। फ़रूख ने कुछ दाने उतार कर मुँह में रखे और उन्हें चबाते हुए मज़े से बोला। उनकी मर्जी के खिलाफ पूरी की पूरी लड़की आ रही है, बस हिम्मत होनी चाहिए। लाकर क्या करोगे? सुहेल का लहजा चुभता हुआ था। फ़रूख ने नासमझी से देखा। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत हो ना हो, वफ़ा पहली शर्त है। मैं कहीं भी चला जाऊँ, इस बात का यकीन होता है कि मेरी बीवी उस घर का दरवाज़ा किसी और के लिए नहीं खोलेगी। मगर तुम क्या करोगे? दरवाजे पर बैठकर पहरा दोगे? सुहेल भाई, गुस्से से चिल्लाता फ़रूख खड़ा हुआ, हाथ में पकड़ा भुट्टा दीवार पर दे मारा। सुहेल के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। सच कड़वा होता है मेरे भाई। उसे तुमसे मोहब्बत होती तो उबैद के नाम की अंगूठी ना पहनती। फ़रूख ने तैश से उसे जाते देखा। ये वो हकीकत थी जिस पर दिमाग आमीन कहता था तो दिल बागी हो जाता था। अब भी उसने दिल की सुनी। ये सब इनका हसद है। सानिया सिर्फ अम्मा की वजह से घबराती है। फ़रूख के कदम ज़मीन पर ना पड़ रहे थे, बेयकीनी से उड़ा फिर रहा था। अम्मा आप सच कह रही हैं। मामू मान गए, सानिया भी मान गई। सब ने मान ही जाना था। कौन बेवकूफ़ होगा जो एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी का घर उजाड़ दे। आसफ़ा, मुतमईन, शादा और फरहा बैठी थीं। मुश्किल सही मगर बड़ा मरहला तय हुआ था। अपने भाई का शुक्रिया अदा कर, ना चाहते हुए भी उसने साथ दिया, वरना यह कभी ना हो पाता। आसफ़ा ने गुस्से में भरे सुहेल की तरफ इशारा किया, जिसे फ़रूख की खुशी हजम नहीं हो रही थी। मेरा भाई, फ़रूख ने गले लगना चाहा। सुहेल ने दूर धकेल दिया। बड़ा कारनामा किया है, किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मिला लेना सबसे नज़रें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसफ़ा ने हाथ हिलाया। हो गई आप लोगों की डिमांड पूरी, मैं राबिया को लेने जा रहा हूँ। सुहेल खड़ा हो गया। आ जाएगी तुम्हारी लाडो रानी भी, शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं, ऐसे कैसे बुला लूँ? आसफ़ा ने डांटा। शादी वाला घर? क्या मतलब? मंगनी नहीं हो रही? फ़रूख ने हैरान होकर पूछा। मेरा दिमाग ख़राब है जो ये ख़तरा मोल लूँ? मंगनी का क्या है, कभी भी टूट जाएगी।
अब तो पक्का काम करूँगी, सीधा सीधा निकाह करके घर लाऊंगी। सुहेल हैरान होकर माँ का मुंह देखने लगा। अम्मा दी ग्रेट। फरूख ने माँ को जप्फी डाल ली। पीछे हटो, अपना वादा याद है? आसफा ने बमुश्किल खुद को छुड़ाया। सारे वादे याद हैं, किसी से नहीं मुकरूंगा। बस एक बार उसे हासिल कर लूँ, आगे आपकी मर्जी। वो खबासत से हंसा। सुहेल चिंचलाकर वहाँ से चला गया। सानिया ने डबडबाती आंखों से आईने में अपने अक्स को देखा। उसके कंधे पर मंगनी का दुपट्टा था। सारी शॉपिंग इरम और आसिया ने की थी, मगर मंगनी का जोड़ा ख़ास तौर पर उबैद ने पसंद किया था। जानती हो मैंने तुम्हारे लिए ये रंग क्यों चुना? क्यों? एक तो जब भी तुम ये रंग पहनती हो मुझे लगता है तुम्हारे लिए बना है, और दूसरा जिस दिन पहली बार तुमसे मोहब्बत का एहसास हुआ तुमने यही रंग पहना था। सानिया ने दुपट्टे की किनारी पर हाथ फेरा। सानिया देखो, अम्मा ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। राबिया ट्रे उठाए अंदर आई। बेड पर मंगनी का सामान बिखरा हुआ था, वो सामान जो आज वापस जाना था। राबिया के दिल को मलाल ने घेर लिया। तौफीक साहब और आसिया बात करने आए थे, मगर शबीर अहमद ने मजबूरी दिखाकर माजरत कर ली। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर समझने वाला कौन था। वो मायूस होकर वापस चले गए। सानिया ने दुपट्टा उतारकर तह करना शुरू किया। राबिया ट्रे रखकर खामोशी से बैठ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सानिया, मैंने हिम्मत की थी लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पुप्पो इस हद तक चली जाएंगी। सानिया ने खामोशी से बाकी चीज़ें समेटना शुरू की। लेकिन शायद इसी में कुछ बेहतरी हो। फ़रूख तुमसे मोहब्बत करता है, हो सकता है तुम उसके साथ खुश रहो। और बस करो राबिया, सानिया का ज़ब्त जवाब दे गया। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने ये फ़ैसला किस तरह किया है और किस खुशी की बात कर रही हो। मेरी खुशी उबैद था जो तुम लोगों ने छीन ली। अब तो ज़िंदगी ही गुजारनी है, जैसे भी गुजरे, जिसके साथ भी गुजरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सानिया ने खुदकुशी करना थी, कर ली। राबिया ने लबों पर हाथ रखकर सिसकियाँ रोकी। सानिया की आंखें बंजर थीं। उसके आंसुओं से कई रातें नम रही थी, मगर उसे किसी के सामने नहीं लाना था। ये सानिया का फ़ैसला था। आसिया के सामने सारा सामान रखा था। इरम गमो गुस्से से बिलबिला ही उठी। अगर यही सब करना था तो क्यों ज़मीन व आसमान हिला दिए? मेरा भाई उसकी खातिर माँ बाप का नाफरमान हुआ, घर तक छोड़ गया। अब वो कैसे रास्ता बदल सकती है? उबैद ने रुककर सामने पड़े सामान को देखा। उबैद तुम उससे बात क्यों नहीं करते? इरम ने उसे देखा तो भागकर पास आई। उबैद जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। इरम बेटा क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? शायद इसी में कोई मसलहत हो। फिर जो कुछ हुआ सारे हालात हमारे सामने हैं। खुदा जाने ये फ़ैसला किन मजबूरियों में हुआ है, न जाने किसका नसीब था। मेरे भाई का दिल टूटा है अम्मी। खुद को संभाल लेगा इरम, खुद को हल्कान मत करो। आसिया ने नरमी से टोका। जिस चीज़ पर बस ना चल रहा हो उसे अल्लाह पर छोड़ देते हैं। आए हाय, फ़रूख पकड़ना भागना। आसफा की दुहाई पर फ़रूख भागा आया। वो स्टूल पर चढ़ी ऊपर के खाने से कुछ डब्बे निकाल रही थी। सबसे बड़ा डब्बा फिसलने को था, जिसे फ़ौरन संभाल लिया। साथ ही सहारा देकर माँ को उतारा। ये तो राबिया आपा का सामान है, क्यों निकाल रही हैं? उसका नहीं है, बरी का है। ये भी पकड़ो। उन्होंने बाकी डब्बे उसे थमाए, जिसे फ़रूख ने लेकर बेड पर रख दिया। बरी का सामान तो लड़की का होता है। लड़की का क्या नाम लिखा होता है? हमने दिया है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। लेकिन इसका करेंगी क्या? क्या करूँगी? नए के नए रखे हैं, सानिया को दूंगी। उतरन? वो हक्का बक्का रह गया। किसने पहने हैं? आसफा ने कड़े तेवरों से घूरा। उसकी बहन ने। और ये शादी का जोड़ा? उन्होंने बड़े डब्बे की तरफ इशारा किया। बस चंद घंटों के लिए पहना था। इतना महंगा जोड़ा यूं ही तो नहीं फेंकूंगी। अम्मा ये पुराने जोड़े बरी में नहीं जाएंगे, फ़रूख ने कतई अंदाज में कहा। सानिया बहुत अलग लड़की है, पसंद नहीं करेगी। अच्छा तो निकाल 5 लाख, नए जोड़े ले आऊँ? है मेरे पास, दे दूँगा। आसफा हैरान परेशान। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्हें तो लगता था कि वो जितना कमाता है उतना ही उड़ा देता है। कुछ रखे हैं, 1 आध लाख किसी दोस्त से उधार ले लूँगा, आप बस बरी अच्छी सी बना लो। वो कहकर चला गया। खुन्ना मीसना, पैसे जोड़ जोड़ कर रखे हैं और मुझे कभी खर्चे के लिए नहीं दिए कि मेरे पास क्या है। उनके तन बदन में आग लग गई थी। कभी तो आओ और आके देखो नज़ारा मेरी आराम गाह का। हिजर का बिस्तर, दुखों की चादर, जफ़ा का तकिया। न नींद आए न चैन आए, सिसकती आँखें, दहकते आंसू। जो ख्वाब देखें वो टूट जाएं। थकन बहुत है, जलन बहुत है, जलन बहुत है, अधूरेपन की चुभन बहुत है। सानिया ने डायरी से सर उठाया। न जाने कब किसकी नज़म पढ़ी थी और न जाने क्या सोचकर डायरी में नोट कर ली थी। कभी सोचा भी ना था कि उसकी ज़िंदगी इस नज़म की अमली तफसीर बन जाएगी। वो करवट बदल बदल कर थक जाती, मगर नींद रूठी ही रहती।
ہاں، جس دن سے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا باقی سارا گھر سکون سے سو رہا تھا۔ صحن میں دادی کی چارپائی تھی، ان کے خراٹے پنکھے کی آواز سے بھی بلند تھے۔ رابعہ کی چارپائی پر موبائل روشن تھا، وہ جانتی تھی اس کا سہیل بھائی سے رابطہ ہو گیا تھا۔ وسیم نے آ کر بہت ہنگامہ کیا تھا، وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ کون اس طرح طلاق کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کر کے رشتے لیتا ہے؟ اور ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ پھوپھو کا جو دل کرے گا ہمارے ساتھ کریں گی۔ ہم نے تو ساری زندگی مجبوری کے ہی سودے کیے ہیں، نادرہ نے آہ بھری۔ اور رابعہ، تب تو تم نے بڑی ہمت کے ساتھ منگنی کروائی تھی، تو اب کیا ہو گیا؟ وسیم رابعہ کی طرف مڑا، اس نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اچھا اب بس کر بچے، سب ٹھیک ہو گیا ہے، نہ خود کو ہلکان کرو۔ دادی نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ فروخ اتنا بھی برا لڑکا نہیں ہے۔ اور تم بتاتی کیوں نہیں ہو ثانیہ؟ تم نے خود فیصلہ کیا ہے۔ شبیر احمد نے ضج ہو کر خاموش بیٹھی ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ بہت مجبوری میں فیصلہ کیا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ شبیر احمد نے دانت پیس لیے۔ بتائیں؟ وسیم طنز کے ساتھ باپ کی طرف بڑھا۔ دل کی رضا نہیں، خوشی نہیں، گھر کیسے بسائے گی؟ بات سنو، تمہاری نہیں میری اولاد ہے، خواہ ٹانگ نہ اڑاؤ۔ میں تو بلاؤں گا، خاندان کو، برادری کو بٹھا کر فیصلہ کراؤں گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک جگہ سے منگنی توڑوا کر زبردستی دوسری طرف بیاہ دیا جائے؟ وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ کو بھائی پر پیار آ گیا۔ چھوڑیں وسیم بھائی، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ بس ہار مان لی؟ وسیم اس کی طرف پلٹا۔ یہی سمجھ لیں۔ تو ٹھیک ہے، میں اس ڈرامے کا حصہ نہیں بنوں گا، نہ ان لوگوں کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وسیم میرے بچے، ادھر آ میرے پاس، میں سمجھاتی ہوں۔ دادی اسے پچکارنے لگیں۔ ثانیہ نے جھرجھری لے کر خود کو اس منظر سے آزاد کروایا۔ دور کہیں رات کی رانی مہک رہی تھی۔ ثانیہ نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ رابعہ بدک کر اٹھی۔ ثانیہ کہاں جا رہی ہو؟ ثانیہ رکی، گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ سو جاؤ رابعہ، اب وہ چھت پر نہیں آتا۔ رابعہ شرمندہ سی ہو کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ہوا خوری کے لیے جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ یہ تنبیہ تھی کہ میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ثانیہ کی غلط فہمی تھی کہ وہ چھت پر نہیں آتا۔ چاند تنہا رات کا مسافر نہ تھا، وہ وہیں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر دیوار پھلانگ آیا، جیسے کب سے منتظر تھا، کبھی تو آئے گی۔ ثانیہ گھبرا کر پلٹی، مگر عبید اس لمحے کو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ راستہ چھوڑ دو۔ آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر چھت کے دوسرے کنارے پر لے آیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں کہ تم بے وفا ہو یا مجبور۔ بے وفا تو مت کہو، بے وفا ہوتی تو تم سے بہتر آپشن کا انتخاب کرتی۔ اسے اتنی تکلیف منگنی ٹوٹنے کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس بدگمانی پر۔ رابعہ والی مجبوری میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سہیل اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو طلاق دے۔ تم پھپھو کو جانتے نہیں ہو، اور جب باپ کہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، ابھی نکاح پڑھوا کر دفع کرتا ہوں، پھر زندگی بھر شکل نہیں دیکھوں گا تو کیا کرتی؟ میں جاہلوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں عبید، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بلا لیتی، تمہیں کیوں لگا کہ عبید تمہیں اس سچویشن میں تنہا چھوڑے گا؟ وہ غرایا۔ گرم دیوار کے ساتھ لگی ثانیہ کی پشت دہکنے لگی، مگر وہ اتنا پاس تھا کہ ہل نہیں سکتی تھی۔ یہی سب کرنا ہوتا تو کورٹ میرج نہ کر لیتی۔ تو جو اب کر رہی ہو؟ ثانیہ نے آہستگی سے اسے پیچھے دھکیلا، خود دیوار سے دور ہوئی۔ صرف منگنی کر رہی ہوں، اور منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ عبید کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں، منگنی ہو جائے گی، مجھے وقت مل جائے گا، اور اس دوران کوئی راستہ بھی۔ عبید کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ تم جذباتی ہو عبید، ثانیہ نہیں۔ اگر میری جگہ اس سچویشن میں تم ہوتے تو اپنی محبت کے لیے قربانی نہ دیتے۔ میں صرف اس وقت کو ٹال رہی ہوں عبید، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عبید دبی دبی آواز میں چلایا۔ تو پھر جا کر اس فروخ کی جان لے لو، تبھی میری جان چھوٹ سکتی ہے۔ وہ غصہ ہو کر دور چلی گئی۔ ضروری تو نہیں سب کچھ اسی طرح ہو جس طرح تم سوچ رہی ہو۔ اسی طرح ہوگا جس طرح میں سوچ رہی ہوں، بس ایک بار رابعہ گھر چلی جائے اور اس کے بچے ہو جائیں۔ عبید چپ سا ہو گیا۔ ثانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ تو میرا گمان تمہارے بارے میں ٹھیک ہی تھا۔ میں بے وفا ہوں، اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کہ تم ہارتی نہیں ہو۔ عبید کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ ثانیہ اس کے پاس آئی، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ثانیہ نے تم سے محبت کی عبید، اور شادی بھی تم ہی سے کرے گی، بس اتنا یقین رکھنا۔ رات کی رانی کی خوشبو کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گرم رات کی ٹھنڈی چاندنی میں بھیگتے رہے۔ یہ سامان بھیجا ہے پھپھو نے۔ رابعہ سامان دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ آصفہ نے فروخ سے پیسے تو لے لیے تھے، مگر سامان رابعہ والا ہی بھیجا تھا۔ تمہاری پھپھی سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے،
और बदनसीबी देखो, उसी डायन को दूसरी बेटी भी दे रही हूँ। नादरा ने डब्बा पटका। शबीर अहमद ने शर्मिंदगी से नज़रें चुराईं। इनमें क्या मसला है, सब कुछ इतना अच्छा तो है। दादी ने हैरान होकर नागवारी से कहा। दादी, मेरी बरी का सामान है, राबिया ने बताया तो वो हकदक रह गई। उसका दिमाग ठीक है? इन औरतों को तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। अब सब कुछ इतनी अचानक जो हो रहा है। शबीर अहमद बिगड़े। अब्बा, बाजार में सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, लेने की नीयत तो हो। एक मेरी खातिर वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, ऊपर से ये उतरन देखेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? कुछ नहीं गुजरेगी। मुझसे पैसे लो और उसके लिए नए कपड़े ले आओ। वो गुस्से से कहकर उठ गए। यही करना पड़ेगा, नादरा बड़बड़ाई। अम्मा, मेरा दिल होल रहा है, हम सानिया के साथ ठीक नहीं कर रहे। राबिया खुद को कितना भी समझा लेती, एहसास शर्मिंदगी था कि जाता ही ना था। मैं तो खुद सोच सोच कर पागल हो रही हूँ, कैसे फ़रूख के साथ गुजारा करेगी। नादरा ने आह भरी। उसको उबैद के साथ रुखसत करके इसको घर बिठा लो। दादी को ताव आया। सब ठीक हो जाएगा। फ़रूख की मोहब्बत देखेगी तो उबैद को भी भूल जाएगी। फ़रूख की बाइक अचानक उबैद की बाइक के सामने आ गई। वो ब्रेक ना लगाता तो दोनों टकरा कर गिरते। उबैद ने गुस्से से देखा तो वो बाइक रोक कर उतर आया। क्या हाल है साले साहब? बकवास बंद करो। क्या करूं, अब तुमसे यही रिश्ता बनता है। वो खबासत से हंसा। ज़्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। उबैद की मुट्ठी भींच गई। उफ, इतना गुस्सा। लेकिन आज तुम्हारी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करूंगा। दिन ही इतना मुबारक है। उबैद ने गुस्से से बाइक स्टार्ट की। वो जानता था आज उसकी सानिया से मंगनी है। जाओ भाई, मैं कौन सा तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ा हूँ। वो एक तरफ हुआ। मैं तो बस अब सामने आ गए हो तो सोचा इनवाइट कर देता हूँ। आज 3 बजे मेरा और सानिया का निकाह है। शरीक होना चाहो तो हो जाना, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। उबैद को लगा ज़मीन हिलकर रह गई है। बंद आंखों की ओट में नींद कम और बेचैनी ज़्यादा थी। कोई अनचाहा सा ख्वाब पलकों पर लर्ज रहा था। सामान एक तरफ रखते राबिया ने बेहद परेशानी से सानिया को देखा। शायद ज़रा देर को उसकी आंख लगी थी। वो सानिया की शॉपिंग करके वापस आई थी तो हक्का बक्का रह गई। मेहमान बिरादरी के कुछ करीबी लोग भारी तनोतोष के साथ दादी के तख्त पर विराजमान कि दादी कोने में सुकड़ी बैठी कीना तोज नज़रों से फातिमा खाला को घूर रही थी। धान पान से फेरोज चचा अपना हुक्का गुड़गुड़ाते हमातन गोश थे। उनकी अहलिया, आल औलाद। उफ उफ, वो सबसे मिलती जान छुड़ाती माँ को ढूंढती किचन में आई जो लीमू पानी की बाल्टी में बर्फ़ डाल रही थी। हाथों के तोते और चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। राबिया उन्हें खींचकर कमरे में ले आई जहाँ शबीर न जाने कौन से हिसाब किताब कर रहे थे। ये सब क्या है? ये रिश्तेदार यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने बाप से पूछो। नादरा ने दांत पीसे। अब्बा, मंगनी पर इन सबको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? राबिया बाप की तरफ मुड़ी। मंगनी नहीं, सानिया की शादी कर रहा है। नादरा ने बैठकर रोना शुरू कर दिया। राबिया के हाथ से शापर गिर गए। बेयकीनी सी बेयकीनी। अब्बा, ये क्या कर रहे हैं? वो तो मंगनी पर इतनी मुश्किल से मानी थी, उसे थोड़ा वक्त तो दिया होता। राबिया ने दुहाई दी। वक्त ही तो नहीं देना, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। वो बड़बड़ाए। बाप थे, रग रग से वाकिफ़ ना भी हों तब भी बेटी को जानते थे। मेरा दिल होल रहा है, हम अपनी बेटी के साथ ठीक नहीं कर रहे। देखा नहीं कैसा हल्दी सा रंग हो गया है। नादरा ने बैठकर रोना शुरू कर दिया। वो उबैद को कितना चाहती थी, फ़रूख के साथ कैसे गुजारा करेगी, ये एहसास उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। ये कौन सा करना चाहती थी? शबीर ने राबिया की तरफ इशारा किया। अब बस रही है ना, इसी तरह वो भी गुजारा कर लेगी। राबिया ने हैरत से बाप को देखा। ये सच है कि राबिया फुप्पो की वजह से डरी हुई थी, मगर वो सुहेल को पसंद करती थी और सुहेल उसे। जाओ अब जाकर सानिया को बता दो, बाहर बिरादरी जमा है, उम्मीद है शोर शराबा नहीं करेगी। तभी सानिया हड़बड़ाकर जागी जैसे ख्वाब में डर गई हो। राबिया की सोचों की तान टूटी। सानिया ने हवास भागता होकर इधर उधर देखा। दोनों मुट्ठियों में बेडशीट दबोचे, पसीना पसीना चेहरा। क्या हुआ सानिया? राबिया तेज़ी से करीब आई। कोई ख्वाब देखा है? हाँ, मुझे लगा उबैद मुझसे दूर चला गया। राबिया ने शर्मिंदगी से नज़रें फेर लीं। अब उसे भूल जाओ सानिया। मतलब खुद को भूल जाऊं। उसने दुपट्टे से चेहरा साफ किया। सानिया, मुझे माफ़ करो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। बस अब रहने दो राबिया। पहले कभी ऐसा हुआ है कि पुप्पो ने फरमाइश की हो और वो पूरी ना हुई हो? उसने तल्खी से कहकर अपने बिखरे बालों को समेटा। राबिया ने पास बैठकर घुटने पर हाथ रखा। तुम मेरे साथ होगी तो हम मिलकर उस घर का नक्शा बदल देंगे सानिया। राबिया ने सानिया से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। मैं वहाँ जाऊँगी तब ना? क्या मतलब? मैं सिर्फ मंगनी कर रही हूँ, वो भी तुम्हारी घर वापसी तक। वहाँ जाकर सुहेल को काबू कर लेना। 2 बेटों की माँ बनोगी, तुम्हारा पलड़ा वैसे भी भारी होगा। फिर मैं मुनासिब वक्त देखकर मंगनी तोड़ दूंगी। ज़रा सा आगे को झुकते उसने राबिया के सामने हकीकत रख दी।
رابعہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ثانیہ کو اس کی حالت پر ہنسی آ گئی۔ تو تمہیں کیا لگا میں سچ میں اس خبیث فروخت سے شادی کرنے جا رہی ہوں؟ رابعہ کی زبان تالو سے لگ گئی، لفظ گونگے ہو گئے۔ تبھی ثانیہ کی نظر سامان پر گئی۔ یہ پھپھو نے بھجوایا ہے، اس نے اندر سے جوڑا نکالا۔ اوئے ہوئے، اتنا پیارا جوڑا، پھپھو نے تو بڑا دل کیا ہے۔ پر یہ تو برائڈل ڈریس ہے، اس اسٹوپڈ منگنی پر میں یہ پہنوں گی، اس نے استہزائیہ انداز میں کہتے جوڑا پرے ڈال دیا۔ تبھی دھیان باہر سے اٹھتی اجنبی سی آوازوں پر گیا۔ یہ باہر کیسا شور ہے؟ مہمان ہیں، رابعہ بدقت دو لفظ بولی۔ کیا ضرورت تھی فالتو سی منگنی پر مہمانوں کو بلا لیا؟ ثانیہ چڑ گئی۔ تمہاری دفعہ تو 2 پیسے خرچ نہیں کیے تھے، اب کس بات کا شور شرابہ ہے؟ کیونکہ تمہاری منگنی نہیں، شادی ہو رہی ہے۔ رابعہ کی پھنسی پھنسی آواز نے ثانیہ کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ مہمانوں کے آنے سے ذرا پہلے دادی نے اپنی بتیسی کو مانجھ پونجھ کر منہ میں فٹ کیا۔ سفید بالوں میں سرخ مہندی کا رنگ، چہرے پر تبت سنو کے کسی اور کریم پر اعتبار ہی نہ تھا۔ چہرے کی جھریاں لٹکنے لگی۔ سب سے نیا جوڑا زیبتن کیے وہ تخت پر براجمان تھی، جس پر سفید پھولوں والا گلابی تخت پوش ڈالا گیا تھا۔ گلابی اور سفید تکیے پشت پر موجود تھے۔ دل بجھا بجھا تھا، گھر کی فضا بھی سوگوار اور تلخی لیے تھی، مگر شادی تو تھی اور مہمان بھی آنے والے تھے۔ رابعہ بازار گئی تھی۔ نادرہ نہ جانے کس کونے میں گھسی تھی اور ثانیہ کی تو 2 دن سے انہوں نے شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ ہائے، کوئی ایسے بھی شادی ہوتی ہے؟ انہوں نے آہ بھر کے صاف ستھرے صحن کو دیکھا۔ اندر ہی اندر کوئی چیز دل کو کھائے جا رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں سے کوئی تیزی سے نیچے آیا۔ دل دھڑک سا گیا، مگر سامنے ارم کو دیکھ کر تسلی ہوئی۔ ارم کی جگہ عبید بھی ہو سکتا تھا۔ دل کا دھڑکا۔ دادی، ثانیہ کہاں ہے؟ عبید کس بری حالت میں ارم کے پاس آیا تھا، تب ارم کو پتہ چلا کہ ثانیہ تو محض ڈرامہ کر رہی تھی، مگر شبیر احمد نے سارا اسکرپٹ ہی بدل ڈالا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عبید؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ثانیہ کی ایک ایک بات دہراتا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے تم سے جھوٹ بولا؟ ارم ہکا بکا رہ گئی۔ میں نہیں جانتا، مگر وہ فروخ نہیں، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ تو اب؟ ارم کا دماغ معاف ہو گیا۔ جاؤ اس سے بات کرو، اس سے پوچھو ارم یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عبید نے بہن کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ارم، ورنہ میں خود چلا جاؤں گا۔ متذبذب سی ارم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دادی، ارم نے دوبارہ پکارا۔ دادی کے دماغ میں خیالات اٹھک بیٹھک کرنے لگے۔ منگنی ٹوٹ گئی تھی تو اب یہ تو ممکن نہ تھا کہ ارم ثانیہ کے نکاح میں شرکت کے لیے آئی ہو۔ ضرور عبید کا پیغام لائی ہوگی۔ وہ تو پارلر گئی ہے۔ پارلر؟ ارم نے بوکھلا کر ثانیہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ثانیہ کی قسمت کے ذرا سی اونگ آ گئی تھی۔ کئی راتوں کی بے خوابی نیند بن کر پلکوں پر اتر آئی تھی۔ جب قسمت نے دھوکہ دینا ہو تو یوں ہی سلاتی ہے، لیکن قسمت دھوکہ کہاں دیتی ہے؟ تقدیر کا لکھا تو ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ ہاں، آج اس کی شادی جو ہے، اب مہمان بھی پہنچنے والے ہیں۔ افراتفری میں سب کچھ کرنا پڑا، حالات تو تمہارے سامنے ہی تھے۔ وہ نظریں چرائے گلابی پھولوں پر انگلی پھیرتی بڑبڑاتی ساری تفصیل سناتی گئی۔ اور ثانیہ اتنی جلدی شادی پر مان بھی گئی؟ ارم نے رنجیدگی سے پوچھا۔ مانی ہے تبھی تو پارلر گئی، کوئی باندھ کر تو نہیں لے گیا؟ اسے کیا اپنی بہن سے پیار نہیں ہے؟ عبید کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی، وہ شادی کے لیے تیار تھی اور مجھ سے کہتی رہی۔ اس کا گلا رند گیا۔ عبید، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ثانیہ کو تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ڈرتی ہو کہ تم کوئی ہنگامہ نہ کر دو۔ ارم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کو کن لفظوں میں تسلی دے۔ کیا ہوا؟ اندر آتی آسیہ نے کچھ حیرت سے دونوں کو یوں آمنے سامنے کھڑا دیکھا تو بے اختیار پوچھا۔ عبید ایک بھی لفظ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ ارم نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور تفصیل بتانے لگی۔ نمبر ملا کر اس کی انگلیاں گھس گئیں، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ وحشت دل کے ہر کونے میں کنڈلی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ رشتہ دار عورتیں آتی، نادرہ کے روکنے کے باوجود کمرے میں گھس آتی، زبردستی گلے لگا کر پیار کرتی، اور نادرہ کی قسمت پر رشک بھی، جسے گھر بیٹھے دونوں بیٹیوں کے لیے رشتے مل گئے۔ کچھ لوگوں کو اس افراتفری اور جلد بازی میں شادی پر شکوک و شبہات بھی کافی تھے۔ دادی سب کو مطمئن کرنے میں لگی تھی۔ تھک کر ثانیہ نے اندر سے کنڈی لگا لی، ورنہ شاید وہ سب کے سامنے چلا اٹھتی۔ غصہ، بے بسی اور اشتعال ایسا تھا کہ سب کے سامنے تماشا لگانے کو دل کرتا، مگر اندر کچھ تھا جو روکے ہوئے تھا۔ خاندان کی ہی نہیں، خود تمہاری بھی بدنامی ہے۔ کوئی تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ عبید، میری کال لے لو پلیز، یا اللہ میری مدد کر۔ میں فروخ سے شادی نہیں کر سکتی۔ عبید، کہاں چلے گئے ہو؟ اس کے ننگے پیروں نے فرش گھسا دیا، ہاتھ پیر پھول رہے تھے، وقت ریت کی طرح پھسلا جا رہا تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ باہر سے رابعہ دروازہ بجا رہی تھی۔ ثانیہ، تم تیار ہو گئیں؟ یہ خاندان کے لیے اعلان تھا تاکہ اس کے بند دروازے کا جواز بن سکے۔
सानिया ने इरम का नंबर मिलाया। इरम ने बेहद गुस्से से कॉल ली। अब क्या मसला है? डूबते को तिनके का सहारा मिला, तभी वो उसका लहजा नज़रअंदाज कर गई। इरम, उबैद कहाँ है? उसका नंबर क्यों बंद जा रहा है? मुझे क्या पता, मोहब्बत में धोखा खाकर लोग कहाँ जाते हैं, इरम ने तल्खी से कहा। उसे सानिया पर गुस्सा था। उबैद को छोड़ना ही था तो पूरा छोड़ देती। उसे लारे लगाकर आसरे पर रखने की क्या ज़रूरत थी? धोखा तो मेरे साथ हो रहा है। ये लोग मंगनी की जगह मेरी शादी कर रहे हैं। वो सचमुच रो पड़ी। मैं फ़ारूक से शादी नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी। इरम चुप की चुप रह गई। क्या कहती कि हमेशा अपनी अकल पर भरोसा इसी तरह धोखा देता है। हर दफ़ा नतीजा वो नहीं निकलता जो हमने सोचा होता है। इरम, वो कुरलाई। वो घर पर नहीं है, तुम्हारी शादी का सुनकर चला गया था। इरम ने गहरी सांस लेकर हल्की आवाज़ में बताया। प्लीज़ उबैद से बात करो, पता करो वो कहाँ है। अकब से आसिया ने नरमी से मोबाइल इरम के हाथ से लेकर स्पीकर ऑन किया। ये वक्त हाथ से निकल गया तो मैं और उबैद तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इरम ने माँ को देखा। अब क्या करेंगे अम्मी? हम कुछ नहीं करेंगे इरम, आसिया ने कहा और बेड के किनारे बैठ गई। मोबाइल पास रख लिया। इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने दो। मगर अम्मी, उबैद, सानिया, बेटा सिर्फ मोहब्बत ही तो सब कुछ नहीं होती। उन्होंने नरमी से इरम को देखा। वो बेटी है, बहन है। मैं कैसे अपने बेटे से कहूँ कि इस नाजुक वक्त में आओ और उसके ख़ानदान के सामने तमाशा बना दो? इस चक्कर में उन दोनों की ज़िंदगी तमाशा बन रही है अम्मी। इरम की सोच उसकी उम्र की तरह कच्ची थी। मत भूलो, ये धोखा हमने सानिया को नहीं दिया, उसके अपने घर वाले दे रहे हैं। घर भरा है उनकी बिरादरी से। मैं अपने बेटे को इस आग में नहीं झोंक सकती। तुम भी खामोश रहो। उनके लहजे में हल्की सी सख्ती दर आई, ऐसी सख्ती जिसके बाद इरम को कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई। दरवाजे पर दस्तक मुसलसल थी, कभी हल्की कभी ज़ोर से, कुछ खौफज़दा, कुछ डरी डरी, कुछ जारहाना। लगे रहो, ये दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, उसने तहैया कर लिया था। सानी, ओ सानी, दादी की मध्यम आवाज़। सानिया ने लपक कर दरवाज़ा खोला। ऐसा नहीं कि उसे दादी से बहुत मोहब्बत थी, बस दादी को बहुत सुनाना चाहती थी। मगर वो अकेली नहीं थी। अब्बा, अम्मा, राबे और वसीम भी थे। वसीम ने उसे देखकर नज़रें झुका लीं। बहन की बारात में भाई शामिल ना होता तो 100 तरह के सवाल उठते। ना चाहते हुए भी उसे नादरा की मिन्नत पर आना पड़ा। सानिया जानती थी वो सब क्यों आए हैं। इज़्ज़तों के वास्ते, बदनामी, बेबसी, ख़ानदान। आज वो लोग उसके पैर छूने को तैयार थे और उनके अक़ब में ख़ानदान की ख़वातीन की मुतजस्सस निगाहें। सानिया का दिल चाहा कि वो दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इतनी ज़ोर से चीखे कि ज़मीनों आसमान हिल जाएं। और कुछ हो न हो, बारात गज बज के आई थी। आसफ़ा ने इस मामले में छोटे बेटे की दफ़ा खूब अरमान निकाले थे। बैंड बाजा ढोल वाले अलग, बरी के बचाए पैसे उन्होंने यहीं तो लगाए थे। शरीकों के सीने पर मूंग जो दलनी थी। बारात के आते ही ठंडी बोतलें सर्व कर दी गईं। ऑफ वाइट शेरवानी और मैरून कला पहने फ़ारूक बेहद जाजिब नज़र और पुरकशिश लग रहा था। अंदरूनी खुशी से चेहरा तिमतिमा रहा था। उबैद के घर के सामने तो ख़ास ताकीद थी ढोल वाले को, बस कान ही फाड़ देने हैं। उबैद के घर वालों ने बड़े सब्र और हौसले से ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्दाश्त किया। अब तो खुश हैं आपा, मैंने अपने दोनों जिगर के टुकड़े आपके हवाले कर दिए हैं। शबीर ने खुशामदी अंदाज में दादी के पास बैठी आसफ़ा का घुटना छुआ, जो ऑफ वाइट फैंसी कढ़ाई वाले कीमती सूट में मलबूस बड़े ठस्से से बैठी थी। दादी ने बाकायदा नाराज़गी के इजहार के तौर पर रुख मोड़कर एक मेहमान खातून से गुफ्तगू शुरू कर रखी थी। कुछ भी था, उन्हें बेटी के तौर तरीके पसंद ना आए थे। मेरे भोले भैया, जिगर के टुकड़े तो बेटे होते हैं, बेटियां नहीं। आसफ़ा ने तफाखर से गर्दन अकड़ाई। दादी ने नागवारी से हुंकारा भरा। बेटियां तो बोझ होती हैं, कभी कभी ब्याह के भी सर से बोझ नहीं उतरता, सीने पर सिल की तरह धरा ही रहता है। दादी बड़बड़ाई। आसफ़ा तिल मिलाई, मगर हाजरीन मतवज्जा थे। आसफ़ा को पैंतरा बदलना पड़ा। चलो, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, भाई का बोझ बांट लिया। शबीर हक्का बक्का बहन का चेहरा देखने लगे। आसफ़ा थोड़ा शर्मिंदा हो गई। अच्छा, जिन भी हालात में शादी हुई, बहुएं तो मेरी ही बनी हैं। अब मेरे नसीब, पहली बहू भी खाली हाथ आई और दूसरी। नागवारी के गहरे एहसास ने शबीर के दिल को घेर लिया। अब जो कुछ भी है, जैसा भी है, आपके सामने है आपा। अपनों में ये बातें अच्छी नहीं लगती। ना चाहते हुए भी हल्की सी तलखी उनके लहजे से मुतरश्शे थी। एक बेटी का घर बचाने के लिए दूसरी के अरमानों को आग लगाई थी। ऐसा नहीं कि उन्हें एहसास ना था। भाई के लहजे को आसफ़ा ने भी महसूस किया। किसी बच्चे के हाथ से शरबत का गिलास छूट गया था। वो रुख बदल कर उसको डांटने लगी। अब्बा, मौलवी साहब आ गए हैं, वसीम ने आकर बताया। लो, भतीजे ने तो फुप्पो को सलाम भी ना किया, आसफ़ा ने शिकवा किया। अब तो हम पर 7 सलाम फ़र्ज़ हो गए हैं फुप्पो। वसीम के लहजे में गहरा तंज था, जिसे पाकर आसफ़ा दिल ही दिल में तिल मिला गई।
جاؤ مولوی صاحب کو بلاؤ اور نکاح میں کتنی دیر ہے۔ وہ اتنی چپ تھی کہ رابعہ کو خوف آنے لگا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلے۔ پارلر والی نے آ کر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے تیکھے جاذب نقوش کچھ اور دلکش، کچھ اور نکھرنے لگے۔ کیسی سوگواری تھی جس نے اس کے حسن کو کچھ اور نکھار دیا تھا۔ اب دیکھیں، اس نے دوپٹہ سیٹ کر کے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ چابی کی گڑیا نے بے اختیار خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہاں، وہ چابی کی گڑیا ہی تو تھی۔ اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کپڑے بدلو، تیار ہو جاؤ، اب نکاح نامے پر سائن کر دو۔ ہلکی سی میسج ٹون نے اس پر چھایا جمود توڑ دیا۔ اس نے لپک کر موبائل اٹھایا۔ دلہا بنے فروخ نے اپنی تصویر بھیجی تھی۔ وہ گمسم سی دیکھتی رہی۔ یہ ثانیہ کا نصیب تھا۔ ثانیہ جو کہتی تھی میں اپنا نصیب خود لکھوں گی۔ کم ہمت لوگ تقدیر کے ہاتھوں ہارتے ہیں، اور وہ کم ہمت نہیں تھی، تو پھر ہاری کیوں؟ فروخ تصویر میں استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ خود کو دیکھو، دلہن بنی بیٹھی ہو، ذرا دیر میں مولوی صاحب آئیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، اور وہ میرا رقیب، تمہارا عاشق تمہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں دنیا کے کونے میں گم ہو گیا ہے۔ اس کی مکروہ ہنسی ثانیہ کی سماعتوں میں زہر گھولنے لگی۔ یہ آپ کے دلہا ہیں؟ ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی ہے، پارلر والی نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ ثانیہ نے موبائل بیڈ پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا تو دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنا سامان سمیٹے بغیر بگٹٹ بھاگ لی۔ دلہن خوش نہیں ہے، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلنے والی تھی۔ فروخ کی سرشار ہنسی، باتیں کہے آخر آصفہ کو اٹھ کر آنا ہی پڑا۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں، کنٹرول کر، اس لڑکی کا کیا بھروسہ عین وقت پر انکار کر دے۔ چھوڑو اماں، اب کیا انکار کرے گی؟ اس نے مسکرا کر موبائل نکالا۔ مولوی صاحب، شبیر احمد اور وسیم لڑکی کی رضامندی کے لیے کمرے میں جا رہے تھے۔ سہیل جاتے جاتے رابعہ کے قریب رکا۔ کیسی ہو؟ رابعہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہتا تھا، بس دادی کو کھیر کا پیالہ دینے لگی۔ انہوں نے ہی ہاتھ اٹھا کر تسلی کروائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یاد آ گیا سہیل نے کیا کیا ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گی۔ دادی کے غصے سے کہنے پر وہ ان کا گھٹنا پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ 100 جوتے بھی ماریں تو قبول ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کی بیٹی کے سامنے کس کی چلی ہے۔ آپ کی بیٹی؟ رابعہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری ماں نہیں کہا تھا۔ دیکھو دیکھو کیسے نانی کے گھٹنے سے لگا معافیا مانگ رہا ہے۔ آصفہ کو تاؤ آ گیا، تیزی سے کھڑی ہونے لگی مگر فروخ نے روک لیا۔ انہیں اپنے دکھڑے رو لینے دیں، آپ میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں۔ اس نے سہیل کو رابعہ کو منانے کا موقع دیا۔ اب بھابھی کا اتنا حق تو بنتا تھا۔ تصویر کا سن کر آصفہ نے اپنا دوپٹہ درست کرنا شروع کیا۔ فروخ نے موبائل والا ہاتھ بلند کیا، تبھی کھٹ کھٹ کئی میسج اس کے موبائل پر آنے لگے۔ کوئی نامعلوم نمبر سے اسے تصویریں بھیج رہا تھا۔ موبائل ڈیٹا آن ہونے کی وجہ سے فوراً ہی تصویریں واضح ہونے لگیں۔ فروخ کا رنگ اڑ گیا۔ کس قدر جاہل لوگ ہیں، ارم کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بارات ان کے دروازے کے سامنے شور ہنگامے کے بعد گھر میں جا چکی تھی۔ توفیق صاحب اپنے کمرے میں خاموش اور متفکر سے بیٹھے تھے۔ اس کی آواز پر چونکے۔ وہ شاید پناہ کے لیے ہی ان کے کمرے میں آئی تھی کہ یہ گھر کا آخری کمرہ تھا۔ ساتھ والے گھر کا شور یہاں تک آتے آتے دم توڑ جاتا تھا۔ جاہلوں کا مقابلہ خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بیٹی کو صبر اور سکون کی تلقین کی۔ عبید کا تو پتہ کریں، وہ کہاں ہے؟ ارم بے چینی سے ان کے قریب بیٹھی۔ فیصل کے گھر ہے۔ فیصل بھائی سے بات ہوئی؟ انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ بہت ڈپریسڈ تھا انکل، میں نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا ہے، اسی لیے موبائل بھی آف کر دیا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر وہ جاگ بھی گیا تو اسے وہیں روک لینا، انہوں نے تاکید کی۔ یہ دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ابو۔ بیٹا کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو اپنی سی کوشش کی تھی۔ عبید اسے کبھی نہیں بھول پائے گا۔ اس نے بے چینی سے باپ کا چہرہ دیکھا۔ جانتا ہوں، لیکن وقت مداوا کر دے گا، انہوں نے آہ بھری۔ بے مہر وقت کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ مولوی صاحب اپنے مخصوص کلمات دہرا رہے تھے۔ کسی نے اس پر دوپٹہ ڈال دیا جس میں چھپی وہ کسی بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت تھی۔ کیا وہ سانس بھی لے رہی ہے؟ رابعہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ آیا۔ کیا تمہیں قبول ہے؟ شبیر نے بے چینی سے وسیم کو دیکھا۔ وسیم نے ثانیہ کے کندھے کو چھونا چاہا مگر ڈر گیا۔ اسے لگا وہ ذرا سی جنبش سے کانچ کی گڑیا بکھر جائے گی۔ مجھے سکون ہوتا ہے کہ میری بیوی یہ دروازہ کسی اور کے لیے نہیں کھولے گی۔ تم کیا کرو گے؟ دروازے پر بیٹھ کر پہرا دو گے؟ سہیل کی آواز کوڑے کی طرح فروخ کے وجود پر برسنے لگی۔ وہ تصویریں نہیں، اس کی ہونے والی بیوی کا اعمال نامہ تھی۔ کہیں دل میں گمان تھا کہ اس سب میں ثانیہ انوالو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بات محض پسندیدگی کی ہوگی۔ مگر یہ تو محبت کی کہانی تھی، گہری قربتوں کی داستان تھی۔ اتنا قریب انسان کسی بہت اپنے کے بیٹھتا تھا۔ یہ نگاہوں کی حکایتیں، یہ ہاتھوں کا لمس،
और वो आखिरी तस्वीर जहाँ डूबता सूरज उन दोनों की आंखों में डूब रहा था। फरूख के एक एक मसाम से पसीना बह निकला। आसफा के लबों पर बड़बड़ाती गालियाँ आवाज़ पाने लगीं। ये ज़बरदस्ती की शादी सानिया का दिल बदल देगी। वो उसे अपना कर भी अपना नहीं बना सकेगा। वो बिफर कर खड़ा हुआ। सानिया जैसे सब कुछ दांव पर लगाकर हार चुकी थी। कोई मौजज़ा नहीं हुआ, कोई ज़मीन ना लरजी, कोई आसमान ना टूटा। मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछना था और उसे हाँ कहनी ही थी। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। आज से मेरे लिए सारे ही मर गए। उबैद, तुम भी। जिस लम्हे मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम उसी लम्हे गायब थे। मौलवी साहब ने तीसरी बार उसका इंदिया लिया। राबिया ने गहरी सांस ली। इससे कबल के सानिया के लबों में मकीद सांस आज़ाद होती और सबकी रुकी सांसें बहाल होती, फ़रूख तीर की तरह अंदर आया। बस ख़त्म करें ये तमाशा। मैं इस जैसी बेहया लड़की को कभी भी अपनी बीवी नहीं बनाना चाहूँगा जो छत पर गैर मर्दों के साथ। बकवास बंद करो। वसीम बिफर कर आगे बढ़ा। आसफा ने बर वक्त एंट्री दी। इसका गिरेबान क्यों पकड़ते हो? अपनी बहन की चोटी काटो जो तुम लोगों की इज्जत को छतों पर रोलती रही है। ये देखें। फ़रूख ने मोबाइल सामने किया। वो घूम घूम कर एक एक को दिखा रहा था। बाहर बैठे लोग लपक लपक कर अंदर आने लगे। मौलवी साहब तौबा तौबा करते रुखसत हो गए। छोटा सा कमरा लोगों से भर गया। जो रह गए वो उचक उचक कर दरवाजे से झांकने लगे। सुर्ख दुपट्टे की ओर से सानिया ने सुलगती निगाहों से फ़रूख को देखा। वो उसकी ज़ात को सारी बिरादरी के सामने जलील कर रहा था। आसफा बढ़ावा दे रही थी। राबिया और नादरा ने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। शबीर एक कोने में सुकड़ गए। इतनी जगह ही नहीं थी कि कहीं मुंह छुपाकर निकल जाते। तभी उस नहीफ़ व नज़ार वजूद में न जाने कहाँ से इतनी ताकत आई कि ना सिर्फ वो उन तक पहुंची बल्कि उनके बूढ़े हाथ का थप्पड़ सीधा फ़रूख के गाल पर पड़ा। उसके बाद वो गिर ही जाती अगर वसीम उन्हें थाम ना लेता। एक लम्हे को हैरत भरी खामोशी उनके एसाब पर उतरी। दूसरे लम्हे आसफा फट पड़ी। वही सानिया के करतूत। अपने करतूत देखे हैं। इसकी मंगनी हो गई थी। सुना तुम लोगों ने? मेरी पोती की मंगनी इस लड़के से हुई थी। इन्होंने ज़बरदस्ती तुड़वाई। कैसे तुड़वाई? राबिया को घर से निकाल दिया कि रिश्ता लेकर आओ। हाय, ये दादी थी। सानिया ने आंखें फाड़ फाड़ कर दादी को देखा जो अपनी बेटी के करतूत और ब्लैकमेलिंग खोल खोल कर बयान कर रही थी। अभी के अभी निकलो। ना सानिया देनी है ना राबिया, हम खुद ही संभाल लेंगे। हाँ तो संभाल कर रखो अम्मा अपनी बेहया पोतियों को, हमें ज़रूरत भी नहीं है। आसफा के तन बदन में आग ही लग गई। ये माँ ने उसके साथ क्या किया था? सुहेल ने धुआंधार रोती बीवी को देखा। नहीं अम्मा, इस सब में राबिया का कोई कसूर नहीं है। सुहेल ने हर मसलहत को बालाए ताक रख कर साफ आवाज़ में कहा। बहुत दे लीं भाई और माँ के लिए कुर्बानियाँ। आखिर उसकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। जिस तरह राबिया रो रही थी सुहेल के दिल को कुछ हुआ। आसफा तो जैसे जलकर भस्म ही हो गई। तो ठीक है, तू भी यहीं मर। अगर मेरे घर में कदम रखा तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। अजीब जग हंसाई हो गई थी। वो फ़रूख का हाथ पकड़कर निकलती चली गई। वसीम ने गैज़ो गज़ब और कमज़ोरी से थर थर काँपती दादी को बाजुओं के घेरे में लेकर पलंग पर बिठाया। उनकी सांस फूल रही थी। सानिया को लगा उसके एसाब जवाब दे रहे हैं। ये एक एसाब शिकन सिचुएशन से निकल आने के बाद की कैफियत थी। उसने आंखें बंद करके पुश्त से टेक लगाई। उसकी ज़िंदगी में आने वाली क़यामत टल गई थी। आसिया, आसिया, सुनती हो? फातिमा की आवाज़ पर आसिया जिच हो गई। वो अभी अभी सर दर्द की गोली लेकर लेटी थी। उफ़, ये लोग न जाने किस बात की टोह लेने आते हैं। अम्मी आप रहने दे, मैं देखती हूँ। उन्हें उठता देखकर इरम ने रोक दिया। कह देना मैं सो गई हूँ। वो दोबारा लेट गई। इस वक्त किसी से भी बात करने का दिल नहीं था। इरम, तुम्हें कुछ पता चला? फातिमा की सांस फूली हुई थी जैसे भागती आ रही हों। क्या हुआ खाला? खैर होगी इंशाल्लाह। सानिया की बारात वापस चली गई। उनकी पाटदार आवाज़ पूरे घर में गूंजी। आसिया सर दर्द भूल तेज़ी से उठकर आईं। दूसरे कमरे से तौफीक साहब नमूदार हुए। उनके तासुरात देखकर फातिमा मसरूर हो गई। गोया सबसे पहले खबर देने का एजाज़ उन्हें ही हासिल हुआ था। लो, पड़ोस में इतना कुछ होता रहा और तुम लोगों को पता ही नहीं। ऐन निकाह के वक्त किसी ने सानिया की किसी लड़के के साथ तस्वीरें दुल्हा को भेज दी। इरम और आसिया ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा। वो दोनों ही जानती थी तस्वीरों में लड़का कौन हो सकता है। सच में सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है। शुक्र करो तुम लोगों की ऐसी लड़की से जान छूट गई। तुम तो उसे बहू बनाने वाली थी ना। उसकी दादी की तो हालत ख़राब है, शायद अस्पताल ले जाना पड़े। पूरा आंखों देखा किस्सा। माँ अपने नादिर ख्यालात उनके गोश गुजार करने के बाद जब फातिमा ने आखिरी जुमले कहे तो इरम तड़प ही उठी। उसके भाई की वजह से सहेली के किरदार पर उंगलियां उठ रही थीं। खाला, सानिया ऐसी नहीं है। तस्वीरों वाला लड़का उबैद ही होगा। उनकी मंगनी हो चुकी थी और मैं खुद उनकी तस्वीरें खींचती रही हूँ। हैं? फातिमा हक्का बक्का आसिया को देखने लगी। बैठ जाओ फातिमा। इरम, खाला के लिए चाय बनाओ। आसिया ने गहरी सांस लेकर सानियत से कहा।
اب لوگوں کو آدھی کہانی کے چسکے لینے کے لیے ادھورا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لوگوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا بھی تو ضروری تھا۔ توفیق صاحب تعصب سے سر ہلاتے اندر جانے کو مڑے۔ ارم لپک کر سامنے آئی۔ ابو، انہوں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ بیٹیاں تو سب کی سانچی ہوتی ہیں نا؟ توفیق صاحب ٹھٹکے۔ وہ تو میرے بھائی کی خوشی بھی ہے۔ انہوں نے بیٹی کی آنکھوں میں اترتا درد اور نمی دیکھی تو اس کا سر تھپ تھپا کر چلے گئے۔ ارم کو یقین تھا وہ اس کی بات سمجھ گئے ہیں۔ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ہر واقعہ، ہر جملہ فلم کی طرح نگاہوں کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ کاش وہ جاہل ہوتا۔ عزت اور ذلت کے فلسفے اس کے لیے مختلف ہوتے، خاندان برادری اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے۔ وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالتا اور وہ دونوں دور کہیں دور جا بستے۔ جوس لے لو عبید۔ فیصل کی آواز پر وہ چونکا اور کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے جوس پکڑا اور ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ میں کتنی دیر سویا تھا؟ رات ہونے والی ہے۔ فیصل نے اس کے سامنے بیٹھ کر بغور دیکھا۔ سونے کے باوجود اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے آف کر دیا تھا تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ تمہارے گھر میری بات ہو گئی تھی۔ فیصل نے اٹھ کر اسے موبائل دیا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لے کر بے توجہی سے اس کی تاریک اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، شادی تو ہو گئی۔ ظاہر ہے فیصل کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کہے۔ اس نے مجھ سے یہ کیوں کہا وہ صرف منگنی کر رہی ہے؟ یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے محبتوں کے دعوے کر کے عین وقت پر مکر جاتی ہیں۔ عبید نے موبائل آن کیا۔ ایک ساتھ میسیجز کی بھرمار ہو گئی۔ امی، ارم، ابو اور ثانیہ۔ وہ ایک لمحے کو چونکا۔ یوں لگتا ہے اس پورے مرحلے میں ثانیہ نے سوائے اسے کالز اور میسیجز کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اسے کیا کہنا تھا؟ معذرت یا مجھے بھول جانا؟ اس نے غیر ارادی طور پر اس کا وائس میسیج آن کیا۔ روتی، کرلاتی، مضطرب، منت بھری آواز۔ عبید کہاں ہو؟ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ منگنی کا کہہ کر میری شادی کروا رہے ہیں۔ عبید نے بے اختیار فیصل کو دیکھا۔ فیصل نے کندھے اچکا دیے جیسے اب سب کچھ بے فائدہ ہو۔ پلیز عبید آ جاؤ، مجھے بچا لو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں اسٹینڈ لینا ہوگا۔ عبید کی کنپٹیاں بجنے لگیں۔ ہر صدا، ہر پکار، ہر آواز چیخ چیخ کر بتاتی تھی کہ ثانیہ نے آخری وقت تک اس کا انتظار کیا تھا۔ میں نے سب برباد کر دیا۔ عبید نے بے یقینی سے فیصل کو دیکھا۔ اس نے تعصب سے گردن ہلائی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کھو دیا۔ وہ آخری وقت تک میرا انتظار کرتی رہی فیصل۔ وہ اس طراری انداز میں سر کے بال نوچنے لگا۔ عبید سنبھالو خود کو، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے سنا ہے نا، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اور یہ ثانیہ کا آخری میسج لکھا ہوا تھا۔ ایک بات تو طے ہے، تم نہیں تو کوئی اور نہیں۔ لو زندگی کا آخری جوا کھیلنے جا رہی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبید نے فیصل کو دیکھا۔ عبید، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ فیصل کی سرسراتی آواز نے عبید کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کاش وہ اڑ کر پہنچ سکتا یا زمین اپنے فاصلے سمیٹ کر اس کے لیے مختصر کر دے۔ ثانیہ کے گھر کا دروازہ نیم وا تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ کسی کو دروازہ بند کرنے کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ گھر کی عزت محلے کے ہر گھر میں موضوع گفتگو بن کر ہلکی ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے کیا کرتے؟ عبید بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں مرگ جیسی خاموشی تھی۔ رو رو کر نادرہ کی بس ہو گئی تھی۔ دادی نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا ہے مر جاؤں، یہ سب دیکھنے کے بعد زندہ رہ کر کروں گی بھی کیا؟ وسیم نے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا۔ بی پی بے حد بڑھا تھا۔ وہ انجیکشن ڈال کر ڈرپ لگا گیا۔ رابعہ بیٹھی دادی کا سر دبا رہی تھی۔ نادرہ سر باندھے سوں سوں کر رہی تھی۔ شرمندہ سا سہیل ماموں کے کندھے دبا رہا تھا۔ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ثانیہ کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح غیر لڑکے کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، بے شک منگنی ہی ہو گئی تھی۔ اس کی غلطی اپنی جگہ، لیکن بھری محفل میں ہماری عزت تو میری بہن اور بھانجے سے اچھالی۔ میرا سوچ لیتی، پردہ ہی ڈال دیتی، رازداری سے بات کر لیتی۔ اس نے تو مجھے کسی سے آنکھ ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اسی لمحے دادی کی نظر اندر آتے عبید پر پڑی۔ ایک سسکاری لبوں سے آزاد ہوئی اور انہوں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، جیسے عورتیں میت پر روتی ہیں۔ عبید کا دل بیٹھ گیا۔ وہ آگے آیا۔ ثانیہ کہاں ہے؟ عبید کو سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو سب معاف ہو گئے۔ عبید مزید آگے آیا۔ میں پوچھ رہا ہوں ثانیہ کہاں ہے؟ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہو؟ سہیل غصے سے کھڑا ہوا۔ اندر بیٹھی ثانیہ بدک کر سیدھی ہوئی۔ عبید کی آواز خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اضطراری انداز میں لپک کر دروازے تک آئی۔ دلہن کا بھاری لباس اب بھی اس کے وجود پر تھا، دوپٹہ کندھے پر تھا۔ اتنی گھٹیا حرکت کرتے عبید تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ تم اسے ساری دنیا کے سامنے بدنام کرنے جا رہے ہو؟ وسیم کے لہجے میں شکوہ اور دکھ تھا، حالانکہ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا مگر نہ کر سکا۔
कसम ले लो वसीम, मैंने नहीं किया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? उबैद घबरा कर रह गया। कौन था वो खैर ख्वाह जिसने एक गलत हरकत करके एक गलत काम रोक दिया? निकाह, वो भी ज़बरदस्ती का। अगर मैंने ये सब करना होता तो छुप कर ना करता, सबके सामने आकर कहता। लेकिन मुझे सानिया की इज्जत। तभी निगाह दरवाजे में इस्तादा सानिया पर पड़ी, जिसकी आंखों में शिकायत बेहद नुमायाँ थी। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम कहाँ थे उबैद? वो उसे ठीक ठाक देखकर फिर से ज़िंदा हो गया। हमारी बेटी तो बदनाम हो गई ना, वो भी तुम्हारे नाम से। बेटियां भी सांझी होती हैं और उनकी इज्जत भी। तौफीक साहब की आवाज़ पर उबैद ने घूमकर अकब में देखा। इरम भागकर सानिया के गले जा लगी। आसिया दादी के पास आ बैठी। जैसे सूखे धानों में पानी पड़ता है। दादी हरी भरी होकर उठने लगीं। ये भी भूल गई कि ड्रिप लगी है। राबिया हाय हाय करती ड्रिप हिलने से बचाती रही। नादरा के सर का दर्द भाग गया। जो भी हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन किसी शर में खैर भी छुपा होता है। बहुत मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। ये मुश्किल भी तो आपके बेटे की वजह से ही आई है, शबीर ने तल्खी से कहा। लोग महीनों नहीं सालों इस किस्से को दोहराएंगे। सिचुएशन बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत सोच समझकर इसका हल निकालना होगा। वसीम ने पेशानी सहलाई। मैं अब भी कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये मैंने नहीं किया, उबैद ने एहतजाज किया। ये बहस अब ला हासिल है, तौफीक साहब ने टोका। इसका एक ही हल मेरी समझ में आता है। सबने चौंक कर उन्हें देखा। हम अभी इन दोनों का निकाह कर देते हैं। रुखसती सुबह के उजाले में सबके सामने होगी। तौफीक साहब ने हल पेश किया। वो निकाह भी सुबह ही करना चाहते थे, मगर उन लोगों की तसल्ली के लिए अभी का कह दिया। इरम ने खुश होकर सानिया को देखा। उसने बेयकीनी से उबैद को, जिसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर आई। शबीर साहब ने अजीब सी नज़रों से तौफीक साहब को देखा। गोया सब कुछ ही तय था। क्या मतलब? तौफीक साहब ने हैरत से उन्हें देखा। वो खड़े हो गए। मेरी तरफ से अभी निकाह करके ले जाएं। शबीर, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। उन्होंने तौफीक की बात कता की कि सब कुछ इसी लड़के का किया धरा है। शबीर ने उबैद की तरफ इशारा किया। उबैद का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। अब्बा, जो कुछ भी है अब इसके सिवा और कोई हल नहीं, वसीम ने मुदाखलत की। ठीक कह रहा है वसीम, जाओ भाग के मौलवी को पकड़ लाओ, कहीं सो ना जाए, दादी ने दुहाई दी। साथ में डॉक्टर को लाना, ये सुई तो निकाल दे। दादी क्यों फिक्र करती हैं, ड्रिप निकाल दी तो ताकत कैसे आएगी? उबैद उनके पास बैठ गया। आ गई है ताकत, अब और कितनी ताकत चाहिए? सब अफरा तफरी में कुछ ना कुछ करने लगे थे। शबीर कमरे में चले गए। सारी सिचुएशन में सुहेल को अपना आप ऑकवर्ड सा लगा तो उठकर मामू के पीछे चला गया। इरम सानिया को थामकर अंदर ले गई। लाओ जल्दी से तुम्हारा मेकअप ठीक कर दूँ। इरम ने उसे कुर्सी पर बिठाया। अब तो यकीन हो गया कि तकदीर हर सूरत तुम दोनों को मिलाना ही चाहती है। तकदीर भी हिम्मत वालों का साथ देती है। वो मेरा नसीब था, उसे हर सूरत मेरा ही होना है। सानिया ने रुख बदलकर खुद को आईने में देखा। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, उबैद बुज़दिल है। ऐसा तो मत कहो। दराज खोलकर मेकअप का सामान निकालती इरम बुरा मान गई। हार जाता है तो मुंह छुपाकर भाग जाता है। तो क्या करता? जो मैंने किया, उसे पाने के लिए बदनामी मोल ले ली। इरम का लिपस्टिक खोलता हाथ रुक गया। उसने गर्दन घुमाकर बेयकीनी से सानिया को देखा। सानिया ने मुस्कुराकर उसके हाथ से लिपस्टिक ली और रुख आईने की तरफ कर लिया। हल्का सा मुस्कुराई और होंठों के सुर्ख रंग को दो आतिशा करने लगी। क्या मोहब्बत इतना ताकतवर जज्बा है कि इज्जत भी दांव पर लगा दी जाए? इरम के दिमाग में ये सोच घड़ी की सुइयों की तरह टिक टिक करने लगी। उसे पूरा यकीन था वो तस्वीरें किसी और ने नहीं, सानिया ने ही फ़रूख को भेजी हैं। सुहेल को सामने देखकर ही आसफा बिफर गईं। अभी तो दिल में लगी आग भांबड़ बनी हुई थी। कभी माँ की बेरुखी याद आती तो कभी बेटे की हुक्म अदूली, बिरादरी की इस्तेहज़ाइया तंज़िया निगाहें, चस्के लेती ज़ुबानें। अभी तो सारे के सारे ज़ख्म ताज़ा थे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे नहीं तुम्हारी मनहूस शक्ल देखनी, निकलो मेरे घर से। ये मेरा भी घर है, मैं कहाँ जाऊँगा? क्यों, ससुराल वालों ने 4 दिन भी नहीं रखा? बैठे रहते बीवी के कदमों में। माँ के पैरों में जन्नत थोड़ी है, बीवी के कदमों में है। फ़रूख तेज़ी से कमरे से निकला। फ़रूख तुम कहाँ जा रहे हो? आसफा घबरा कर उठी। मैं उन दोनों की जान ले लूँगा। बस करो, वो किस्सा ख़त्म हुआ। मैं कब से तुम्हें यही समझा रहा था। सुहेल ने उसे कंधे से पकड़कर रोका। अब तो वो किस्सा ख़त्म ही हो गया, दोनों का निकाह हो गया है। फ़रूख और आसफा दम बखूद रह गए। अभी तो बारात को वापस आए चंद घंटे ही गुजरे थे कि उन्होंने डर के फ़रूख का चेहरा देखा। इसलिए तो समझा रहा हूँ, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन है। हम क्यों दूसरों की खातिर अपना घर और ज़िंदगी ख़राब करें? और इसमें किस चीज़ की कमी है? सुहेल ने फ़रूख का सीना थपथपाया। एक से एक खूबसूरत लड़की मिल सकती है जो सिर्फ इससे मोहब्बत करेगी। सानिया को इस घर में लाने से क्या मिल जाता? दर्द सिरी ही होती। समझा जान छूट गई, पर वक्त पता चल गया। फ़रूख ने एक नज़र भाई को देखा और वापस अपने कमरे में चला गया। सुहेल ने तवील सांस लेकर माँ को देखा।
आसफा को तो खुद भी इस बात का पता था कि सानिया का इस घर में गुजारा था ही नहीं। अम्मा, मैं राबिया को नहीं छोड़ सकता। मेरी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। राबिया के नाम की तस्बीह बनाकर गले में डाल ले। सो जोरू के गुलाम मरे होंगे तो एक तू पैदा हुआ था। आसफा का सारा गुस्सा उसकी तरफ मुंतकिल हो गया। आपका भी सारा जोर मुझ पर ही चलता है। वो झंझला गया। ठीक है, आसफा ने कहा तो सुहेल ने सुकून का सांस लिया, मगर आसफा को आदत थी। राबिया को इस घर में आना है तो अपना मैका छोड़ना होगा। मंजूर है तो घर ले आना, वरना अपनी शक्ल भी ना दिखाना। उन्होंने सफाकी से बात ख़त्म की और चली गई। सुहेल का दिल चाहा किसी दीवार में सर दे मारे। जब बात दिल की खुशी की हो तो ज़ुबान ही नहीं पूरा वजूद कबूल है कहता है। इंसान दूसरों को तो बताता है मगर खुद को यकीन दिलाता है। बंजर सहरा नुमा मायूस दिल में कलियां चटकती हैं, फूल खिलते हैं, तितलियां रक्स करती हैं। वो भी उन सदरंग तितलियों के साथ महवे रक्स थी। खिलते फूल उस पर अपना तन मन वार रहे थे, खुशबुएं लुटा रहे थे। उसने कांपते हाथों से दस्तखत किए और आखिरी लम्हे तक बेयकीन रही कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि सबने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसने भी हाथ उठाए, मगर मांगती क्या? सब कुछ तो मिल गया था। जिसे हर पल दुआओं में मांगा था वो उसका हो गया था, तो अब उसे कुछ भी मांगने की क्या ज़रूरत थी? वो खामोशी से अपनी गोरी हथेलियों को देखती रही जिस पर मेहंदी का रंग ना था, फिर भी वो किसी के नाम से महक रही थी। नादान लड़की ये नहीं जानती थी कि जब नेमत मिल जाए तो फिर उसके कायम रहने और दायमी होने की दुआ मांगी जाती है। वो रब है, उसे अपने बंदों का मांगना पसंद है। जो देने पर कादिर है वो छीन भी सकता है। अरूज भी उसी का है और सवाल भी। उससे आजिज़ी और शुक्रगुजारी पसंद है। गरूर व तकब्बर जन्नत बदर भी कर देता है। बेशक इंसान खसारे में है। मुझे यकीन नहीं आ रहा सानिया। उबैद का बहुत दिल था कि वो उसके रूबरू हो, महज चंद लम्हों के लिए ही सही, मगर सूरत हाल के लिहाज से उसे कहना मुनासिब ना लगा। हालांकि वो उसकी मनकूहा थी, वो बात कर सकता था। एक रात का ही तो फासला है, उसने सानिया के शिकवे के जवाब में कहा और आसमान के किनारों में आने वाले दिन को ढूंढने की कोशिश की। यहाँ तो पल भर में तकदीरें बदल जाती हैं। वो अपने बिस्तर में नीम दराज खुले बालों में उंगलियां चला रही थी, हल्का फुल्का लान का जोड़ा पहने, मुतमईन और मसरूर सी। अभी अभी शावर लेकर आई थी तो ताजगी का एहसास रगो-बे में सरायत कर गया। वो ऊपर था छत पर। सावन की हब्स भरी रात थी, मगर उसे न जाने कहाँ से ठंडी हवा के झोंके आते महसूस हो रहे थे। तभी तो पुश्त पर पसीने से भीगती शर्ट का एहसास तक ना था। तकदीर को बदलते देख तो लिया है, तो मेरी हिम्मत की दाद दो। वो तफाखर से हंसी। उबैद संजीदा हो गया। तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था सानिया। वो इसके बावजूद तुमसे शादी करके सारी ज़िंदगी टॉर्चर कर सकता था। उफ़, तुम बहन भाई फ़ौरन बात की तह तक पहुंच जाते हो। हालांकि मेरे घर वालों में से किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं गया था। वो हंसी। ये बहुत बड़ा रिस्क था। मेरे पास ये आखिरी ऑप्शन था। तुम्हारी मोहब्बत में अपनी इज्जत दाव पर लगाकर बदनामी मोल ले ली है। अब इससे बड़ी कुर्बानी क्या दूँ? सानिया ने एहसान उबैद पर धरा। तुमने किया कैसे? पार्लर वाली अपना मोबाइल मेरे कमरे में भूल गई थी तो मैंने उसके ज़रिए सारी तस्वीरें फ़रूख को भेज दी। बस उन्हीं चंद लम्हों ने सब कुछ पलट दिया। सानिया, राबिया की बेयकीन आवाज़ पर सानिया ने गहरी सांस ली। ठीक है उबैद, कल बात करेंगे। उसने बगैर उसका जवाब सुने कॉल काट दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। राबिया का रंग उड़ा हुआ था। प्लीज़ कोई लेक्चर मत देना। मेरे लिए ये फ़रूख के साथ शादी करने से कहीं ज़्यादा आसान था। सानिया ने हाथ उठाकर दो टोक लहजे में कहा और राबिया की बोलती बंद कर दी। अब वो कहती भी तो क्या। ओ यार, तू दुनिया का खुशकिस्मत तरीन बंदा है। तुम्हारे सर पर मोहब्बत का हुमा बैठा है। उबैद ने लाशऊरी तौर पर सर पर हाथ फेरा। मेरे करीब आ, सर पर हाथ फेर, गले से लगा ले यार। वो खुशी और जज्बात से मगलूब दोनों बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा। अपने हवासों में तो है। उबैद ने हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर हेयर ब्रश हाथ में लिया। ऑफ वाइट शलवार कमीज़ पर ऑफ वाइट नफीस सी कढ़ाई वाली वास्कट पहने वो तैयारी के आखिरी मराहल में था, क्योंकि फ़ंक्शन किसी हाल में नहीं बल्कि घर में ही था। तभी उसने हल्के फुल्के लिबास को तरजीह दी। सोचा था कसर वलीमे पर निकाल लेगा, और फैसल की ड्रामेबाजियाँ अभी ख़त्म ना हुई थीं। तो जितना भी मुंह मोड़े, मोहब्बत मुड़ मुड़ कर तुम्हारे गले लगती है। खुदा की कसम, मैं तो निकाह होते ही घर आ गया था। उबैद ने बौखलाकर वजाहत की। फैसल हंसते हंसते बेड पर दोहरा हो गया। उबैद ने शर्मिंदा होकर हेयर ब्रश खींच मारा। बाहर भी अफरा तफरी का समा था। उबैद के कमरे की डेकोरेशन हो रही थी। सानिया के घर से उबैद के घर तक रेड कारपेट बिछ गया था। ढोल वाला और भंगड़े वाले लड़के अपना कमाल दिखा रहे थे। यह सरासर फैसल की कारस्तानी थी कि जिस तरह कल उन्होंने उबैद के सीने पर मूंग दली, आज हमारी बारी है। इरम का एक कदम इधर तो एक कदम उधर था और किसी की पुरशौक निगाहें उसी के ताक़ुब में थी। कोई झुमका, कोई ब्रेसलेट, कोई पायल ही टूट जाए तो करीब होने का बहाना हो।
शायद ये हसरत और दुआओं में शिद्दत इतनी थी कि खुद इरम ही फिसल गई। बाहर लड़कों का हंगामा था। उसने सोचा ऊपर से जेवर दे आती हूँ। आर्टिफिशियल लहंगे के साथ का मैचिंग जेवर था, लहंगा जो रुखसती के लिए खड़े खड़े खरीदा गया था। बस किसी की बुरी नज़र पाँव से लिपटी या दुपट्टा हील से छू गया था। वो घुटनों के बल नीचे गिरी। एकदम हाहाकार मच गई। सबसे पहले पहुंचने वाला भी वही था जिसकी नज़र लगी थी। इरम ने सर उठाकर देखा। खजालत और शर्मिंदगी का एहसास दर्द पर गालिब आ गया। बड़ी बड़ी आंखों में सजा काजल नम होने लगा। इरम, तुम ठीक हो? इरम ने खड़े होने की कोशिश की। वसीम ने हाथ बढ़ाया ताकि सहारा ले सके। तब तक दादी की दुहाइयों पर नादरा और मोहल्ले की लड़कियां भागती हुई आ गईं। वसीम गहरी सांस लेकर एक तरफ हो गया। लड़कियां उसे सहारा देकर अंदर ले गईं। क्या हुआ? दुल्हन बनी सानिया गोया रूप की रानी, कोई अप्सरा थी जो ज़मीन पर उतर आई थी। सानिया, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। इरम अपनी चोट ही भूल गई। नज़र ना लगा देना, सानिया नाज से इतराई। मैं तो नज़र उतारूंगी, उसने मोहब्बत से कहा। तुम कैसे गिर गईं? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, ठीक हूँ। उसे याद आया किसी की निगाह पैरों से उलझ गई थी। माशाअल्लाह, मैं कुर्बान, मैं सदके। उबैद बाहर आया तो आसिया ने 100 बलाएं ली। तौफीक ने सदके के पैसे वारे। आप उदास हैं? उबैद ने माँ के हाथ थामे। नहीं तो, बस इकलौते बेटे की शादी इस तरह करूँगी ये नहीं सोचा था। उबैद ने माँ की पेशानी पर बोसा दिया। उदासी की क्या बात है, नसीब में इसी तरह लिखा था। तौफीक साहब ने तसल्ली दी। मेरी गुड़िया बहन कहाँ है? आपकी गुड़िया बहन इधर उधर के चक्रों में चकरा कर गिर गई है। अकब से आकर इरम ने उसका बाजू थाम लिया। क्या हुआ? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर के पास चलें? उबैद परेशान हो गया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब चलें। सब लोग बारात के इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े हैं। फैसल ने आकर कहा तो तौफीक साहब ने जल्दी मचा दी। ढोल की थाप तेज़ हुई। भंगड़ा डालते लड़कों के कदम एक लय में उठने लगे। बारात आ रही है। घर के अंदर भी इतला गई। सानिया के दिल की धड़कन तेज़ हुई। उसकी समातें ढोल की थाप के साथ रक्स करने लगीं। आखिरकार वो लम्हा आन ही पहुंचा। अब उसे और उबैद को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती थी। तभी गली की नुक्कड़ से फ़रुख नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर पथरीलापन और आंखों में सफाकियत थी। उसका हाथ आहिस्ता से जीन्स की जेब में रेंग गया। सानिया उठकर कमरे की खिड़की में आ खड़ी हुई। वो उबैद को खुद घर में दाखिल होता देखना चाहती थी। उसकी समातें बाहर उठते शोर पर थीं जो धीरे धीरे उनके दरवाजे के पास आ रहा था। और तभी फ़िज़ा में गोली की तेज़ आवाज़ गूंजी और ढोल की थाप पर गालिब आ गई। सानिया के कदम दरवाजे के पास मंचमत हुए। आवाज़ थी, गोली की आवाज़। उसका दिल कांपा और अथाह गहराई में डूब गया। दरवाजे में खड़ी खवातीन में भगदड़ मच गई। सब की सब अंदर की तरफ लपकीं और सानिया बाहर की तरफ। वो जानती थी कि गोली किसने चलाई होगी और किस पर। वो भूल गई थी खुशियों के दायमी होने की दुआ भी मांगी जाती है। जो मिल जाएं तो फ़ख्र गरूर नहीं, शुक्राना अदा करते हैं। न जाने किसने बाहर की तरफ भागती दुल्हन का बाजू पकड़कर खींचा। वो बस इतना ही देख सकी, मर्दों ने ज़ख्मी को घेर लिया था और औरतों को अंदर जाने का कह रहे थे। औरतें हबड़ दबड़ घरों में घुस रही थीं। कुछ औरतें दुल्हन को वापस खींच रही थीं। दुल्हन खुद को छुड़ा रही थी। अभी तो वस्ल बाकी था। शाम हिजर कहाँ से आ टपकी? अभी तो खुशियों का पहला तारा तुलू हुआ था। अमावस कहाँ से मुकद्दर हो गई? सारी दुनिया से लड़कर बदनामी का दाग माथे पर लगाए दुल्हन की मुँह दिखाई बाकी थी। तो क्या मुँह दिखाई में बेवगी मिलने वाली थी? सुहागन से अभागन तक का सफ़र इतनी अचानक और इतनी जल्दी। सानिया की नज़रें मर्दों के हजूम पर थीं और बाजू औरतों की गिरफ्त में। हजूम जो उसे कुछ भी देखने ना देता था। कोई चीख चीख कर कह रहा था, गाड़ी लेकर आओ, खून बहुत बह रहा है। वो बहुत हिम्मत वाली थी, मगर उस वक्त हिम्मत हारकर सबके हाथों से फिसलती चली गई।